चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस ये देख के, जीती हूँ मैं बस ये देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी, हाँ मेरी, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस ये देख के, जीती हूँ मैं बस ये देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जय हो। अपने अपने लाडलों को ये गीत पहुंचाएं। तू खेले खेले कहीं, तू खेले खेले कहीं, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेले कहीं, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। हाँ हाँ नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मुन्ने तू खुश है बड़ा, मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मुन्ने तू खुश है बड़ा, तेरे गुड्डे की शादी है आज। मैं वारी ले, मैं बलिहारी ले, मैं वारी ले, मैं बलिहारी ले, घूंघट में गुड़िया को आती है लाज। यूं ही कभी होगी शादी तेरी, यूं ही कभी होगी शादी तेरी, दुल्हा बनेगा कुंवारा है तू। दुल्हा 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 बनेगा कुंवारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
पुरवाई वन में उड़े पंछी, पंछी गगन में उड़े। पुरवाई वन में उड़े पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके बड़ा, राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का, किस माँ का, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। अगर याद हो गया हो सबको तो सारे लोग अपने अपने बच्चों को ये पैगाम पहुंचाएं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। तू चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस ये देख के, जीती हूँ मैं बस ये देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, हाँ तेरी, हाँ सबकी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अपने अपने लाडलों की प्रतिभा तराशें, उनके टैलेंट को पहचाने, इससे पहले एक खास घटनाक्रम का उल्लेख करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन पर किसी राजनीतिक अपराध के कारण कोर्ट में केस चला। जब स्वयं राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा किया गया और यह संकेत दिया गया कि वे बाइबल पर हाथ रखकर ये शपथ ग्रहण करें कि वे जो कुछ बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलेंगे। राष्ट्रपति ने बाइबल पर हाथ रखने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जॉर्ज वॉशिंगटन को सत्य बोलने के लिए किसी पवित्र किताब पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी जिंदगी में जब भी बोले हैं तो हमेशा सत्य ही बोले हैं। जब पुनः उन पर आग्रह किया गया कि यह कोर्ट की व्यवस्था है कि आपको किसी पवित्र किताब पर हाथ रखकर के शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि वे जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं, क्योंकि बचपन में ही मां ने उन्हें यह शिक्षा दे दी थी। जब एक दफा वे अपनी मां के सामने झूठ बोल बैठे थे तो मां ने यह कहते हुए उनके गाल पर 2-4 जोर से चांटे जड़े
कि मैं किसी झूठे बेटे की मां कहलाने की बजाय बांझ कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। दुनिया में वे पिता साधारण पिता होते हैं जो कि अपने बच्चों को केवल जन्म दिया करते हैं। वे पिता मध्यम पिता कहलाते हैं जो कि अपने बच्चों को, अपनी संतति को संपत्ति दिया करते हैं। लेकिन वे पिता सदा उत्तम पिता कहलाते हैं जो कि अपनी संतति को उत्तम संस्कृति दिया करते हैं। अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार देने वाले पिता ही आने वाले कल को याद किए जाते हैं। यदि आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों को इतना लायक बनाइए कि वे समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने के काबिल बन सके। और अगर आप एक संतान हैं तो अपने आप को इतना सुयोग्य बनाइए कि लोग आपके मां बाप के पास जाकर उनसे कहने लगे कि आपने कौन सी बड़ी पुण्यवानी की सो आपके घर में इतनी महान संतान पैदा हुई। बच्चे तो किसी गीली मिट्टी की तरह हुआ करते हैं। मिट्टी को कुम्हार दिए या कलश का जैसा आकार देना चाहेगा वो वैसा आकार दे देगा। बच्चे तो किसी अनगढ़ पत्थर की तरह हुआ करते हैं कि जिन पत्थरों को जैसा तराशा जाएगा ये पत्थर वैसे ही उन्हीं आकारों में अपना साकार रूप लेते चले जाएंगे। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चों के क्लास टीचरों को संबोधित करते हुए लिखा था, वे हर हफ्ते और हर महीने अपने बच्चों के अध्यापकों को पत्र डाला करते थे और पत्र में लिखा करते कि आप मेरे बच्चों को किस तरह का बनाएं। इस तरह के पत्र वो अपनी ओर से क्लास टीचरों को लिखा करते कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में राजनीति में चले जाओ तो याद रखना, राजनीति में चले जाओ तब भी भूल चूक करके भी किसी को अपना प्रतिस्पर्धी मत बनाना। यदि तुम अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करो तो याद रखना कि अपने पिता के नाम पर अपनी आजीविका मत बैठाना, वरन अपने स्वयं के पांव के बलबूते पर अपने आप को खड़ा करना। एक पिता होने के नाते मैं भी अपने बच्चों को सिखाता हूं और एक क्लास टीचर तुम भी मेरे बच्चों को सिखाने की कोशिश करो कि अगर जिंदगी में कभी भी विपदा की वेला आ जाए तो विपदा की वेला आने पर कभी भी जिंदगी में घबराए नहीं, बल्कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए आप मेरे बच्चों को यह ज्ञान दीजिए। मेरे बच्चों को केवल पैसा कमाना मत सिखाइएगा, मेरे बच्चों को केवल पैसा कमाने की मशीन मत बनाइएगा, वरन मेरे बच्चों में वे महान संस्कार दीजिएगा कि लोग मेरे बच्चों से जाकर कहे कि तुम्हारे पिता इतने महान थे जिन्होंने कि अपने बच्चों को इतने महानतम संस्कार दिए। अपने बच्चों को एक कार अवश्य दीजिए। आप सब लोगों के पास भी कार है और मैं अपनी ओर से पैरवी करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एक कार जरूर दीजिए और वो कार होनी चाहिए संस्कार की कार। आप अपने बच्चों को एक कार जरूर दीजिए और वो कार होनी चाहिए संस्कार की कार। बच्चे तो देवदूत की तरह हुआ करते हैं, वे आते हैं और धरती पर आकर के हम लोगों के बीच हम जोलियां खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं। अगर दुनिया में कभी स्वर्ग हाउसफुल भी हो जाए तो मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों के करीब चले जाइए और उनके साथ आधे घंटा अटखेलियां कर लीजिए, आपको स्वर्ग जैसा आनंद मिल जाएगा। अगर धरती पर बच्चे हों तो ये धरती चलता फिरता स्वर्ग है, और अगर धरती पर बच्चे न हो तो ये धरती किसी फकीर की या तो मजार बन जाएगी और या फिर किसी का समाधि मंदिर बन करके केवल शांति ही शांति छा जाएगी। दुनिया में केवल शांति नहीं चाहिए, दुनिया में आनंद की हिलोरें भी चाहिए, और आनंद की हिलोरें किसी को तभी मिलेगी जब तुम्हारी गोद में, जब तुम्हारे आंचल में कोई अटखेलियां करता हुआ बालक हो। बालक ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। मुझे भी बालकों से प्रेम है, आपको भी बालकों से प्रेम है। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में कहलाता है कि जवाहरलाल नेहरू बच्चों के चाचा कहलाते थे।
ये तो एक प्रतीक है। हकीकत ये है, हर किसी इंसान को अपनी गोद में एक बच्चा अच्छा लगता है। आदमी को अगर एक बच्चा न मिले तो एक बच्चा पाने के लिए आदमी 84 लाख देवी देवताओं को धोख लगाने को तैयार हो जाता है। बस मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो जाए। बालक तो परिवार की किलकारी है, बालक तो समाज की शोभा है, बालक तो हर देश का भविष्य है। बालक है तो आनंद है। और जिस घर में बालक नहीं, अगर हम हिंदू धर्म की व्यवस्था में विश्वास रखें तो कहते हैं जिस घर में बालक ही पैदा नहीं होता उस घर में माता पिता को तर्पण देने वाला भी कोई नहीं बच पाता। वे लोग नरक की गति से बाहर नहीं निकल पाते। मैं तो बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं भी करता हूं, मेरे पिता भी करते थे, मेरे दादा भी करते थे, और सच्चाई ये है आप भी करते हैं, आपके पिता भी करते हैं, आपके दादा भी करते हैं, तभी तो अपन लोगों को उन्होंने जन्म दिया। बालक तो आनंद देने वाले हैं, बालक तो किलकारियां भरने वाले हैं। बस केवल जरूरत है तो इस बात की जरूरत है कि बच्चों को एक सही दिशा दे दी जाए। मां बाप इसलिए पूजनीय होते हैं, वे इसलिए पूजनीय नहीं होते कि वे बच्चों को जन्म देते हैं, वे पूजनीय इसलिए होते हैं क्योंकि मां बाप बच्चों को बेहतरीन संस्कार देकर उन्हें एक महान नागरिक बनाते हैं। एक बच्चे को संस्कार देकर के महान नागरिक बनाना 100 विद्यालय बनाने से भी ज्यादा कठिन होता है। एक राष्ट्र का संचालन करना आसान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का संचालन करने वाले व्यक्ति के द्वारा भी अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उन्हें बेहतरीन संस्कार देकर एक अच्छा नागरिक बना देना, ये राष्ट्रपति के लिए भी, राष्ट्र का संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन हुआ करता है। ये माताएं धन्यवाद की पात्र हैं जो कि अपन बच्चों को पैदा करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं और अपने लाड प्यार दुलार के द्वारा अपने बच्चों की हर इच्छा, हर तमन्ना, हर मंशा पूरा करती है। अगर पुरुषों को यह काम सौंप दिया जाए बच्चों को पैदा करने का काम, तो शायद दुनिया में 90% पुरुष किनारा दिखा जाएंगे। वे बच्चों को खिलाना तो जानते हैं, बच्चों को गोद में लेना तो जानते हैं, लेकिन बच्चों को पैदा करना ये पुरुषों की बिसात की बात नहीं है। अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को एक कार जरूर दे, और वो कार कौन सी होनी चाहिए? संस्कार की कार। हर व्यक्ति अपने बच्चों को कार दे और वो कार होनी चाहिए संस्कार की कार। यदि आप अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार देंगे, आने वाला कल आपको याद रखेगा। यदि आपने अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार न दिए तो केवल आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे, बल्कि झाड़ और जंखाड़ खड़े हो जाएंगे। केवल झाड़ जंखाड़ खड़े हो जाएंगे, जंगली बच्चे पैदा हो जाएंगे। बच्चे तभी बड़े बन पाएंगे, बच्चे तभी बेहतरीन नागरिक बन पाएंगे, समाज की शोभा और देश का भविष्य बन पाएंगे, जब बच्चों को हम लोग बेहतरीन संस्कार देंगे। अगर बच्चों को बेहतरीन संस्कार दे दिए जाएं तो वही बच्चा अब्दुल कलाम बन जाता है। और बच्चों को अगर बेहतरीन संस्कार दिए बगैर केवल झाड़ और जंखाड़ की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे लोगों में से ही कोई ओसामा बिन लादेन बन जाया करता है। अब्दुल कलाम भी बच्चों की ही एक आगे वाली परिणति है और ओसामा लादेन भी बच्चों की ही आने वाली एक फसल है। ये तो अपन लोगों पर निर्भर करता है कि अपन आने वाले कल के लिए किस तरह की फसलें खड़ी करना चाहते हैं। बात ठीक है, आप में से 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज बचपन सुरक्षित नहीं है, बचपन वे जी चुके। ठीक है, आपने जैसा भी बचपन जिया, पर कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो अपन लोग वे बीज रोप सकते हैं, वे बीज दे सकते हैं, जो बीज आने वाले कल का, आने वाले भविष्य का निर्माण करते हों। और ऐसा करने के लिए ही आज अपन लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अपने अपने लाडलों की प्रतिभा तराशी जाए, अपने अपने लाडलों का टैलेंट जगाया जाए,
याद रखिएगा, इंसान की प्रतिभा ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। कैरियर का अगर कोई आधार है तो इंसान की प्रतिभा है। समाज में अगर कोई पूछा जाता है तो वही व्यक्ति पूछा जाता है जिसके पास अपना टैलेंट और अपनी प्रतिभा है। केवल पैसे के बल पर समाज में तुम 3 दिन तक तो अपने आप को आगे ला सकते हो, पर आखिर समाज का नेतृत्व तो तभी कर पाओगे जब हम लोग अपनी तरफ से समाज को देने वाली अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट हमारे पास अगर सुरक्षित रहेगा तो। देश में कौन पूछा जाएगा? जाति पूछी जाती है, वर्ण पूछा जाता है, रंग सुंदर लगता है, लेकिन आखिर तो काम इंसान का टैलेंट आता है। आखिर तो इंसान की प्रतिभा ही इंसान के काम आती है। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति कभी जेके सीमेंट कंपनी में काम करता था, इंजीनियर था, सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। उस व्यक्ति के दोनों पांव क्षत विक्षत हो गए, रीढ़ के मणके प्रभावित हुए और उसके चलते हाथ भी उसके दुष्प्रभावित हो गए। कई दिन तक तो सीमेंट कंपनी में उनको धकेला जाता रहा कि बड़ा इंजीनियर है, लेकिन जब देखा कि किसी भी रूप में वो इंजीनियर स्वस्थ नहीं हो पा रहा है तो कंपनी से उन्हें निलंबित कर दिया गया। वो व्यक्ति वहां से चलकर चला गया कोटा नगर में पहुंचा, अपना मकान था, रहने लगा। अपने आप में पूरी तरह निराश हो गया। तभी एक दिन अंतर प्रेरणा जगी कि हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग तो अभी भी काम कर रहा है। क्यों ना मैं अपने दिमाग का उपयोग करूं? क्योंकि मैंने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो मेरा टैलेंट तो अभी तक भी मेरे पास सुरक्षित है। बस उस व्यक्ति ने अपने मोहल्ले वालों को कहला दिया कि किसी को भी अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो वो मेरे पास पढ़ने के लिए आ सकता है। उस व्यक्ति ने 2 लड़कों को अपने पास पढ़ाई के लिए रखा, 2 लड़कों को पढ़ाना चालू किया। पहले 2 महीने में 2 लड़के आए, अगले 2 महीने में 35 लड़के उसके पास पढ़ने के लिए आ गए। 3 साल के बाद उस व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए 350 छात्र थे और आज उसी व्यक्ति के पास 35,000 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और ये वो व्यक्ति की कहानी है जिसे कि हम बंसल इंस्टीट्यूट का मालिक बीके बंसल, जिसके पास 35,000 बच्चे आज पढ़ते हैं। आदमी का टैलेंट आदमी के पास है। पांव अपाहिज हो गए तो क्या हुआ, हाथ अपाहिज हो गए तो क्या हुआ, टैलेंट जिस व्यक्ति के पास है, याद रखिएगा, एक अमीर आदमी तभी तक पूछा जाता है जब तक उसके पास पैसे होते हैं। एक राजा तभी तक सम्मान पाता है जब तक वो अपने राज्य की सीमा में होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपना टैलेंट है, अपनी प्रतिभा है, वो व्यक्ति चाहे देश में रहे और चाहे विदेश में रहे, वो जहां जाएगा अपने आप को स्थापित करेगा। भले ही हमारी भारतीय सरकार और सरकार की कार्य प्रणाली के चलते आरक्षण की ऐसी कूटनीति हमारे यहां पर लागू कर दी गई कि जिसके चलते ढेर सारी प्रतिभाएं कुंठित हो गई और विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गई। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसके पास टैलेंट है वो व्यक्ति देश में रहेगा तब भी पूछा जाएगा और विदेश जाएगा तो वहां भी अपने आप को स्थापित करेगा। आदमी की कीमत जाति के आधार पर हिंदुस्तान में हो सकती है, लेकिन दुनिया में आदमी की कीमत कभी जाति के आधार पर नहीं, हमेशा आदमी के टैलेंट, आदमी की प्रतिभा, आदमी की बुद्धिमानी, इन सब के आधार पर ही इंसान की कीमत होती है। यदि आप में से अनेक महिलाएं कोई अगर बीए, बीएड, पीएचडी, एमए पास है और पास करने के बावजूद अगर केवल रोटी सब्जी और पापड़ सेकना और यहीं तक ही अगर आपने अपनी जिंदगी को पूरा कर लिया है तो ऐसा करके आपने अपने टैलेंट की हत्या की है, आपने अपनी प्रतिभा को कुंठित किया है। अगर आपके माता पिता ने
आपको लगातार उम्र के 20 साल तक पढ़ाया है, तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि आज आप केवल रोटी और सब्जी ही बेलते रहे। आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आप अपने टैलेंट का उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने देश के लिए कर सकें। इसके लिए आपको पढ़ाया लिखाया गया। क्या महिलाओं को, लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनकी शादी हो जाए? हर महिला, हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट को पहचाने, अपनी प्रतिभा को पहचाने, अपने आप को केवल पैसे तक न जोड़े, केवल रोटी सब्जी तक न जोड़े, वरन अपने टैलेंट को पहचानते हुए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने भीतर जरूर जगा ले। कुछ दिन पहले की बात है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शेखावत मेरे पास बैठे हुए थे। आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चर्चा करते करते ही प्रोफेसर शेखावत ने बताया कि जब वो छोटे थे तो गांव के चौपाल पर मटर गश्तियां किया करते, और मटर गश्ती करते हुए एक दफा भैंस के बच्चे पर यानी पाडे पर बैठ गए और मस्ती से उसको हाँकने लगे। तभी उनके दादाजी की नजर वो शेखावत बच्चे पर गिर पड़ी। उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा तू पाडे पर बैठता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में इस बात को याद रखना कि तेरा जन्म किसी पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म किसी पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म किसी और चीज के लिए हुआ है। और तब से शेखावत ने अपने आप को पढ़ाई के प्रति गंभीर किया, शिक्षा के प्रति गंभीर किया, और पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ते चले गए कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद पर कार्यान्वित हो गए। ये है इंसान को अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने टैलेंट को समझने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कही गई कहानी, एक घटना, ताकि अपन सब लोग अपने अपने टैलेंट को पहचान सकें। इंसान का निर्माण मां की कोख से नहीं होता, ये याद रखिएगा। किसी भी इंसान का निर्माण मां की कोख से नहीं होता। इंसान का निर्माण तब होता है जब इंसान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां मिला करती है। चुनौतियों से इंसान का निर्माण होता है, ठोकर लगने से इंसान पकता है। अगर किसी को घाटा लग गया, ये घाटा नहीं है, ये जिंदगी में लगने वाली ठोकर है, और ठोकर से ही इंसान का निर्माण हुआ करता है। मुझे अगर चुनौती मिली तो मैं बना, ललित प्रभु जी को अगर चुनौती मिली तो वे बने। किसी को भी अगर चुनौती मिलेगी तो वो इंसान निर्माण लेकर के अपना आने वाले कल के लिए नया कोई आधार बनेगा, नया कोई कैरियर का सूत्रधार बन सकेगा। याद कीजिए उस मूर्ख को, जो मूर्ख कभी पेड़ की टहनी पर बैठकर जिस टहनी पर बैठा था उसी टहनी को करौती से काटने लगा। रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति ने सोचा कि मेरी बेटी को ऐसा मूर्ख पति देता हूं, ऐसा मूर्ख पति देता हूं कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगी, और उसी मूर्ख से अपनी बेटी की शादी करवा दी। पता नहीं किस जन्म का वैर निकालना था, पता नहीं किस जन्म का वैर निकालना था, सो मूर्ख पति से शादी करवा दी। और जब उस लड़की को पता चला कि उसका पति बिल्कुल बेवकूफ है, एक नंबर का गधा, तो उसने अपने पति को लताड़ते हुए कहा, निकल जाइए मेरे घर से, और तभी इस घर में आकर के कदम रखिएगा जब आप दुनिया के महान पंडित बन जाएं। मैं किसी मूर्ख की पत्नी कहलाने की बजाय बिना पति की महिला कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। दुत्कार करके, उपेक्षा करके उस मूर्ख को वहां से निकाल दिया गया। व्यक्ति को चुनौती मिल गई, और जिस भी व्यक्ति को जिंदगी में चुनौती मिली वो व्यक्ति आने वाले कल का निर्माता बना ही बना है। और वही व्यक्ति जिसको कल का मूर्ख समझा जाता था, वही व्यक्ति हिंदुस्तान का सबसे महान पंडित और महान कवि कालिदास के रूप में विख्यात हुआ। वही व्यक्ति घर से कभी रत्नावती ने उपेक्षा करके निकाल डाला था कि जितना प्रेम तुम्हें
चाम से है, अगर उतना ही प्रेम राम से होता तो न जाने अब तक तुम कहां से कहां पहुंच चुके होते। जिंदगी में मिली चुनौती, और उसी चुनौती का परिणाम यह निकला कि कल का जो तुलसिया था वही भारत का सबसे महाकवि तुलसीदास बन गया। इंसान का निर्माण चुनौतियों से होता है। अगर मैं अपनी स्वयं की जिंदगी की भी बात करूं तो कभी गलत संगत में पड़ जाने के कारण मैंने भी कभी 9th क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी, गलत संगत के कारण 9th क्लास सप्लीमेंट्री से पास की थी। और जब मेरे सप्लीमेंट्री आई तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे कहा था कि बेटा जरा 2 मिनट के लिए रुकना। मैं रुक गया, मुझे पता नहीं था कि क्या रिजल्ट आया है, और तब पता चला कि इंग्लिश में मेरे सप्लीमेंट्री आई है। क्लास टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया। जब सारे छात्र चले गए तो मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता को लकवा मार गया है? मैंने कहा यस सर, मेरे पिता को लकवा मारा हुआ है। बोले क्या तुम्हें पता है कि तुम 5 भाई हो? मैंने कहा हां सर, मुझे यह भी मालूम है कि हम 5 भाई हैं। तो तुम्हें यह भी तो पता होगा कि तुम्हारे घर में कमाने वाला केवल एक है, तुम्हारा बड़ा भाई। वो मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन दोस्त होने के बावजूद वो हमारे साथ कभी बैठकर चाय नाश्ता नहीं करता, चाय कचौली नहीं खाता, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय कचौली में अपना पैसा खत्म कर दूंगा तो अपने छोटे भाइयों की स्कूल की फीस कैसे जमा करवा पाऊंगा। जो भाई अपने पेट को मसोस करके भी अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना लिखाना चाहता है, क्या तुम लोग उस भाई को यह परिणाम देते हो कि साल भर की पढ़ाई करके केवल सप्लीमेंट्री लाते हो? जिंदगी में चुनौती मिल गई। वो जिंदगी का अंतिम दिन था जब कभी भी सप्लीमेंट्री से पास हुए, उसके बाद में कभी भी फर्स्ट क्लास से नीचे पास होना चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान रहा। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के समान रहा। उस दिन के बाद कभी भी अगर 5% भी मार्क्स कम आ जाते तो क्लास टीचर के पास पहुंच जाते, सर हमारे 5 नंबर मार्क्स कम कैसे आए? चुनौतियों से इंसान का निर्माण होता है। चुनौतियों से बच्चे तभी बनेंगे जब बच्चों को चुनौतियां मिलेंगी। या तो बच्चे प्रोत्साहन से आगे बढ़ते हैं और या फिर बच्चे अपनी जिंदगी में मिलने वाली चुनौतियों से आगे बढ़ा करते हैं। 2 में से एक चीज, या तो चुनौतियां मिले, चैलेंज मिले, और या फिर घर वालों की तरफ से ऐसा प्रोत्साहन मिले कि वो प्रोत्साहन पाकर के बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं। अगर किसी के पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, अब उनको कौन प्रोत्साहन देगा? पर मैं कहना चाहूंगा उनके लिए चुनौती है। तुम्हारे पापा नहीं है या तुम्हारे मम्मी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी विराट जिंदगी खड़ी है। ये चुनौती है कि पापा होते तो वो तुझे प्रोत्साहन देते, पापा नहीं है तो पापा को याद करके तुम अपनी जिंदगी में तरक्की करने का अपना रास्ता खोलो। अगर तुम्हारी मम्मी नहीं है तो अपनी मम्मी को याद करके अपनी जिंदगी को एक चुनौती मानो और जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता खोलो। मुझे मैं बढ़ाऊंगा, आपको आप बढ़ाएंगे। केवल सुबह उठ गए, मटर गश्तियां कर लिया, अखबार पढ़ लिए, दुकान चले गए, धंधा पानी कर करा के आ गए बड़े लोग, और छोटे लोग वही चले गए, जैसे तैसे पास होकर के आ गए। स्कूल गए, साल भर अगर वहां की खाक छानी है और अगर 2nd क्लास 3rd क्लास पास हुए तो मेरे जैसा बाप होगा तो कहेगा कि चिल्लू भर पानी में डूब मरो। तरक्की के रास्ते खोले जाने चाहिए। अगर आपके भीतर आत्मा है, अगर आपके भीतर अपनी कोई जीवात्मा है, कोई जान है, कोई जोश है, तो मैं चाहूंगा हर व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा को जगाए, अपने टैलेंट को जगाए और आने वाले कल के लिए, कल तक जैसा जिए जिए, लेकिन अब हम आने वाले कल के लिए कुछ और होकर के जिएंगे। वे लोग याद नहीं रखे जाएंगे जो लोग केवल पैसा कमाते हैं, वे लोग याद नहीं रखे जाएंगे जो केवल प्यार की रोटी बनाते हैं, वे लोग दुनिया में आने वाले कल के लिए याद रखे जाएंगे जो दुनिया के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। जो दुनिया के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे वे लोग याद रखे जाएंगे। इसी वजह से मैं कहा करता हूं कि या तो
अपनी जिंदगी में 200 किताबें लिखकर चले जाओ, जैसा कि मैंने लिखा। या तो अपनी जिंदगी में 200 किताबें लिखकर चले जाओ, और या फिर अपनी जिंदगी ऐसी जी करके चले जाओ कि लोग तुम पर 200 किताबें लिखनी शुरू करते। पहले जमाने में बच्चे पैदा होते थे मां बाप की कोख से। अब मां बाप की कोख से बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। अब तो मां के पेट में जब बच्चा आता है तभी से वो टीवी के डिब्बे के आगे जाकर बैठना शुरू कर देती है। और जब भी बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होते ही बच्चा न रोए इसलिए टीवी चला देती है, बच्चे को आगे सुला देती है, आगे कुछ ना कुछ बजता रहता है और बच्चा आगे सोया रहता है। अगर हम लोग यही हालत करते रहे तो एक बच्चा 2.5 साल का होता है, तब तक वो 50,000 बलात्कार के केस टीवी के डिब्बे में देख चुका होता है, 1.5 लाख हत्याओं के केस टीवी के डिब्बे में देख चुका होता है। आज के बच्चे मां बाप की कोख से नहीं, टीवी के डिब्बों से पैदा हो रहे हैं। कोई जी टीवी के डिब्बे से पैदा हो रहे हैं, कोई फैशन टीवी के डिब्बे में से पैदा हो रहे हैं, कोई कार्टून टीवी के डिब्बे में से पैदा हो रहे हैं। सब बच्चे अलग अलग टीवी के डिब्बे में से पैदा होते चले जा रहे हैं। और ये जो हमला हो रहा है, ये हमला हो रहा है, हालत ये होती जा रही है। हम जब छोटे थे ना तो 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करते थे तो गली में बैठ करके लैट्रीन जाया करते थे और तब कुछ समझते ही नहीं थे। गली में बैठते, इधर की नाली में लड़के बैठ जाते, नाली के उधर के साइड में लड़कियां बैठ जाती और आमने सामने मटर गश्ती करते रहते। सुबह 5 बजे घर में जगा देते। आपको हंसी आती है, सुबह 5 बजे क्यों, आप नहीं बैठे क्या? नहीं बैठे भाई, मैं तो जिनके सामने बैठा हूं वो तो लड़कियां ही थी, मैंने चेक कर लिया। वो तो लड़कियां ही थी और 1-2 नहीं होते थे, 10-15 होते थे। सारे मोहल्ले के लड़के लड़कियों को जगा दिया जाता था। सुबह 4:30-5 बजे जगाते थे। घर में लैट्रिन बाथरूम एक होता था और वो बाथरूम उपयोग में आता था घर की बहुओं के लिए। छोरे छोरियां कहां जाए, गली की नालियों पर जाओ। आपको हंसी आती है, मैं जब 14 साल का हुआ था ना तब तक अपनी हाफ पैंट आधी पहनी हुई आता और भाभी जी को जाकर बोलता, भाभी जी धुलाओ। 14 साल की उम्र तक, और मैं ही नहीं पूरे मोहल्ले के। इतने लोटे कहां से लाए कि सबको एक एक लोटा दिया जा सके? इतने लोटे कहां से लाए? सो यही काम करते थे। आज के 14 साल के बच्चे को सारा ज्ञान है। हमें 14 साल की उम्र तक भी ये ज्ञान नहीं था लड़का और लड़की में क्या भेद होता है, ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। लेकिन आज के 2 साल के बच्चे को कह दो नंगा कर दो, और हमारे जमाने में 14 साल के बच्चे को कह दो नंगा, वो झट से हाफ पैंट उतार देता। कहीं कोई संकोच नहीं होता था, लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन आज टीवी के डिब्बे के आगे बैठकर लोगों में इतना ज्ञान बढ़ गया, इतना ज्ञान बढ़ गया है, पता नहीं बच्चे अब कौन से इंजेक्शन खा करके पैदा होते हैं कि अब बच्चों को पहले से ही सारा ज्ञान है। पहले से ही सारा ज्ञान है। पहले जमाने में शादी होती थी ना तो 3 साल तक बच्चे ही नहीं होते थे, लोग जानते ही नहीं थे कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। आजकल तो शादी होते ही उसी साल सगाई, उसी साल शादी और उसी साल घर में थाली। सब काम एक ही साल में हो जाते हैं। बच्चों को आज की तारीख में सारा ज्ञान हो चुका है। टीवी के डिब्बों से सब पैदा हो रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये हमले ओसामा बिन लादेन के हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक हमले हैं। ये हमले उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हमले हैं। ये हमारी संस्कृति पर हमले हैं। और अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में अगर आपकी संस्कृति नहीं रहेगी तो फिर इन ईंट चूने पत्थर के मकानों को रखकर क्या कर लोगे? व्यक्ति की संस्कृति के आधार पर उसके देश की पहचान होती है, समाज की पहचान होती है, घर परिवार और कुलीनता की पहचान होती है। अब पहचान तो खत्म हो गई, सबकी एक ही पहचान हो गई है। और पहचान अब अलग अलग तरह के रूप में अलग अलग तरह की होती चली जा रही है। आज ये जरूरत आ पड़ी है कि केवल इंसान अपने टैलेंट को ही न जगाए वरन अपने संस्कारों को भी बचा करके रखे। आओ आज अपन लोग सीखते हैं
कि कौन से बेहतरीन संस्कार हमें ले लेने चाहिए और कौन से वे टिप्स जो कि हमें अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए अपना लेने चाहिए। अपने अपने टैलेंट को बनाने के लिए आप लोगों में जो लिखना चाहे वो लिखें, जो दिमाग में लेना चाहे वो दिमाग में ले, जैसा आपको मुनासिब लगे। पहली बात, अपने बच्चों को पेंसिल की तरह नुकीला बनाइए। अपने बच्चों को पेंसिल की तरह नुकीला बनाइए। जैसे कि पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए चाकू उठाना पड़ता है, छिलाई करनी पड़ती है, कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के पेंसिल नुकीली हुआ करती है। पेंसिल को नुकीला करने के लिए पहला सिद्धांत काम आता है और वो है समर्पण का सिद्धांत। पेंसिल को अगर छीलना है, किसी दूसरे के हाथों में उसे समर्पित करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह है, हमें अपने बच्चों को भी गुरुजनों के हाथों में सौंपना पड़ेगा। गुरुजनों के हाथों में सौंपना पड़ेगा ताकि गुरुजन ज्ञान की हथौड़ी के द्वारा, ज्ञान के चाकू के द्वारा हमारी पेंसिल को नुकीला कर सके, हमारे अनगढ़ पत्थर को गढ़ सके। क्या करना पड़ेगा? पहला सिद्धांत समर्पण का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है सहनशीलता का सिद्धांत। अगर पेंसिल को अगर छीलना है तो उसे सहन भी करना पड़ेगा, चाकू के भीतर जाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर के उसकी छिलाई होगी। गुरुजनों के द्वारा दिए जाने वाले दंड भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अपन सोचते हैं गुरुजनों के पास तो जाया जाए। आज के बच्चों की हालत और पुराने बच्चों की हालत में बुनियादी फर्क यही है। आज के बच्चे को छोटा सा भी गुणा भाग करना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। छोटा सा भी गुणा भाग करना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। और पुराने जमाने के अगर कोई 3 क्लास भी पढ़े हुए ना, वो 3 क्लास पढ़े हुए उस जमाने के बच्चे आज के एमबीए वाले को चैलेंज देते हैं, तू कैलकुलेटर पर जोड़ करके तेरी गुणा भाग करेगा, तुझसे पहले हम अपने दिमाग से गुणा भाग करके बता देंगे। पुराने जमाने के पढ़े हुए पहाड़े 3 क्लास भी अगर कोई पढ़ के आया है तो मास्टर जी मार मार के जूते ऐसे पहाड़े याद करवा देते कि आज भी 70 साल के हो गए तब भी वो पहाड़े तुम भूल नहीं पाए हो। 70 साल के हो गए मगर फिर भी भूल नहीं पाए। आज की तारीख में तो अगर बच्चा थोड़ी सी भी बदमाशी कर ले और मास्टर जी थोड़ा सा भी डांट दे, थप्पड़ लगा दे, तो घर वाले कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि पिटाई करने के लिए भेजते हैं। याद रखिएगा, केवल लाड में तो बच्चे लाड गेले होते हैं, ज्यादा लाड में तो बच्चे केवल लाड गेले होते हैं। बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंड भी दिया जाना चाहिए, अनुशासन की व्यवस्था भी उन पर लागू की जानी चाहिए। बच्चों को पेंसिल की तरह तीखा होने के लिए, शार्प होने के लिए सहनशीलता का दूसरा सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत पेंसिल हमें बताती है। पेंसिल का पहला सिद्धांत है समर्पण का, दूसरा सिद्धांत है सहनशीलता का, तीसरा सिद्धांत है स्वनिहित शक्ति। पेंसिल के भीतर ही उसकी ताकत रहती है, पेंसिल के बाहर पेंसिल की ताकत नहीं रहती। जिससे आप लिखते हैं वो कार्बन पेंसिल के भीतर होता है और आपके भीतर भी आपकी प्रतिभा स्वयं आपके अंदर ही निहित है। गुरु केवल उसको निखारता है, उसको केवल तराशता है। हमारी प्रतिभा, हमारा टैलेंट हमारे अपने पास है, स्वयं गुरु के पास है। चौथा सिद्धांत पेंसिल हमें सिखाती है और वो है सुधार का सिद्धांत। पेंसिल के ऊपर रहता है रबर, लिखते हैं गलती हो जाए तो सुधार लो। ऐसे ही बच्चों, अगर आपसे लिखते समय कोई गलती हो जाए तो तत्काल उसे सुधार लो। जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधार लो। और पेंसिल का अंतिम 5वां सिद्धांत है और वो है स्मृतियां। याद रखो, पेंसिल जब लिख करके अपने आप को किनारे रखती है, उससे पहले कॉपी पर अपनी स्मृतियां छोड़ जाती है, अपने पद चिन्ह छोड़कर चली जाया करती है। ठीक इसी कदर चाहे आप स्कूल में रहे या स्कूल से चले जाएं, लेकिन आपके जाने के बाद भी आपकी स्मृतियां स्वयं आपके गुरुजनों के भी दिमाग में रहनी चाहिए, आपके स्कूल के सहपाठियों के दिमाग में रहनी चाहिए कि वो हमारा मित्र कितना अच्छा मित्र था, वो मेरा शिष्य कितना अच्छा शिष्य था, जो पढ़ने में हमेशा ध्यान देता था, गुरुजनों का हमेशा विनय और अदब किया करता था। पेंसिल की तरह अपने आप को नुकीला बनाएं, शार्प बनाएं,
अपनी बुद्धि को हमेशा शार्प बनाते रहे। शब्द पहेलियां खेलिए, प्रश्नोत्तरी खेलिए, जनरल नॉलेज की ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़िए, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े लोगों के लेक्चर सुनिए। इससे हमारी बुद्धि शार्प होगी, हम पेंसिल की तरह नुकीले होंगे। मुझे याद है दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम हुआ है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। बात यह मजेदार है और बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक दफा कहीं लेक्चर देने के लिए गए थे। संयोग की बात कि उस दिन उनको जुकाम हो गया, बुखार था, लेक्चर देने की उनके भीतर ताकत भी न बच पाई। और जहां वो पहुंचे तो देखा कि शरीर में ताकत भी न बच पाई है कि वो जाकर के अपना भाषण दे पाए। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, भाई क्या बताऊं, शरीर में बोलने की ताकत भी नहीं है कि जाकर के अपना भाषण बोल पाऊं। ड्राइवर ने कहा, सर इसमें घबराने की क्या बात है, आपने अब तक जितने लेक्चर दिए वो सारे के सारे लेक्चर मुझे याद हैं। आपने अब तक जितने लेक्चर दिए वो सारे के सारे लेक्चर मुझे याद हैं, क्योंकि आप जब भी बोलते थे तो मैं हमेशा ध्यानपूर्वक सुना करता था। तो लगभग शब्दशः मुझे आपके सारे के सारे लेक्चर याद हैं। और संयोग की बात, मेरा और आपका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। लोग ना पहचान सके इसके लिए मैं टोप पहन लेता हूं आपका और चला जाता हूं, भाषण दे आता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, पता भी चल जाएगा कि आपके ड्राइवर को कितना याद है और कितना याद नहीं है। आइंस्टीन मुस्कुराए और कहने लगे, भाई मेरे तो शरीर में अब ताकत नहीं है भाषण की, अब तेरी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। टोप पहन लिया आइंस्टीन का, सम्मान हो गया, भाषण देने के लिए खड़ा हो गया। लोग देखकर दंग रह गए कि यार आइंस्टीन जितना अच्छा भाषण देता उससे कहीं ज्यादा अच्छा भाषण है, उसने दे दिया। लोग तो उसी को आइंस्टीन समझे हुए थे। जोरदार भाषण दिया गया, बड़ी ओजस्वी भाषा में भाषण दिया गया। और जब भाषण देकर के वो चुप हो गया तो लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए। प्रश्न पूछने शुरू किए तो वो घबराया कि अब इन प्रश्नों का समाधान क्या होगा। वो तत्काल जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और खड़ा होते ही उसने कहा, तुम लोग भी कैसे फालतू आदमी हो, ऐसे मामूली मामूली से प्रश्न करते हो। अरे इन प्रश्नों का जवाब मैं तो क्या, मेरा ड्राइवर भी दे देगा। इन प्रश्नों का जवाब मैं तो क्या, मेरा ड्राइवर भी दे देगा। अरे जा रे, ड्राइवर को बुला के ला। और तब आइंस्टीन आते हैं और आकर के सारे प्रश्नों का समाधान करने लगते हैं। ये तो हुई बात भाई कि पेंसिल की तरह अपने दिमाग को नुकीला करने की बात हुई कि भले ही वो ड्राइवर कोई सामान्य पढ़ा लिखा इंसान था, पर अगर एक महान वैज्ञानिक व्यक्ति के रोजाना अगर लेक्चर सुनेगा तो उसका दिमाग भी काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी अगर यहां आते हैं और रोज अगर आकर के हमें सुनते हैं, ये कोई मामूली बात मत समझिएगा। लोग रोज यहां आते हैं और रोज इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आकर के लोग रोज सुन के जाते हैं। ऐसा करने से आपकी बुद्धि शार्प होगी। निश्चित तौर पर आपकी दिमाग, आपके मन की स्थिति पेंसिल की तरह नुकीली और शार्प होती चली जा रही है। यहां कोई लड्डू थोड़ी मिल रहे हैं। रख लो, कोई आयोजन करके बता दे, जीमण रख ले, पता चल जाएगा कितने लोग आते हैं। लोग कहते हैं जीमण होता है तो लोग आते हैं, और हमारे यहां पर तो लोग बिना जीमण के ही इतने हजारों लोग उमड़ के आ जाते हैं कि मिठाई बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिठाई बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों को इतना कुछ मिल जाता है। क्यों जी, मिठाई चाहिए खाने को? अच्छा, मीठे वचन मिल जाते हैं। ओह ठीक है, काश आपके घर वाले भी सारे आपको मीठे वचन बोलना शुरू कर दें, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात, और वो बात है अपने दिमाग को पेंसिल की तरह नुकीला बनाइए। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को बच्चों को जंगल का पौधा बनाइए, घर का गमला नहीं। बच्चों को जंगल का पौधा बनाइए, उन्हें घर का पौधा नहीं। घर का अगर पौधा होगा, घर का अगर गमला होगा तो रोजाना उसमें पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। पर अगर हमने बच्चों को जंगल का पौधा बना दिया तो याद रखो, चाहे कोई उनको पानी दे या न दे, लेकिन फिर भी वो अपने बलबूते पर, अपने पांवों पर हमेशा खड़े के खड़े रह सकेंगे। मेरे मम्मी पापा ने यही सिद्धांत अपनाते हुए हम लोगों को जंगल का पौधा बनाया,
और जंगल का पौधा बनाते हुए मेरी मां ने मुझे भोजन बनाना सिखा दिया। आप सोचेंगे यार भोजन बनाना तो लड़कियों को सिखाया जाता है, यहां पर लड़कों को भी भोजन बनाना सिखाया गया। मां कहा करती थी कि बेटा खाना बनाना सीख लो, पता नहीं कब कैसी भाभी आ जाए और गर्म खाना ना खाने को मिले तो भूखे मरोगे, कम से कम भूखे तो न रह सको, खाने में इतनी सारी चीजें तो सीख लो। और तब से मम्मी ने सब चीजें बनानी सिखा दी। जिंदगी में कभी खाना बनाने का काम नहीं पड़ा, लेकिन खाना बनाना आता जोरदार है। कभी अगर आपके घरवाली के हाथ लगाना ना होना तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा। बना तो ना पाऊंगा पर गाइडलाइन तो सारी दे दूंगा कि खाना कैसे पकाया जाता है। और हमारे पापा ने हम सारे बच्चों को रोकड़ बही लिखना सिखा दिया था। अगर हमारे घर में कोई 10 साल का बच्चा है, उस 10 साल के बच्चे को बही लिखना आता है, तलपट निकालना आता है, सारे जमा खर्च करने आते हैं, घर के हर सदस्य को, 10 साल के बच्चे को भी। 8 साल का बच्चा होते ही घर की रोकड़ बही उसे थमा दी जाती, रोजाना घर का खर्चा लिखो, 100 रुपये दिए जाते उस जमाने में। और 100 रुपये का क्या खर्चा हुआ, कितने की सब्जी आई, कितने का धनिया आया, कितने की अदरक आई, कितने का क्या आया, और सब चीज नोट करते चले जाओ कि चौथे कॉलम में क्या लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम में क्या लिखा जाएगा, किस तरह से जमा खर्च होंगे। और वही सब्जी घर के खर्चे को ही फिर तलपट बना करके कैसे तैयार किया जाता है, पापा ने यह सब सिखा दिया था, ये सोचते हुए कि बेटा मां बाप की जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है कि कब तक धरती पर है और कब नहीं है। अगर हमारे कभी 100 साल पूरे हो जाएं तो कम से कम तुम सेठ ना भी बन पाओ तो कम से कम मुनीमाई करके तो अपना पेट भर ही लोगे। जंगल का पौधा बनाएं अपने बच्चों को, ज्यादा लाड़ भी ना करते रहे। नहीं भाई, या तो बेटी है घर में, उससे कौन काम करावे, ससुराल जाएगी तब अपने आप काम करेगी। अरे जो इस घर में काम नहीं कर पाई वो उस घर में ओढ़ बलाने के अलावा तो और कुछ नहीं कर पाएगी, वो पालम बलाने के अलावा और कुछ ना कर पाएगी। इसलिए कहना चाहूंगा अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाएं। हमारे पास एक महिला आई और आकर के कहने लगी कि साहब मेरे पति का स्वर्गवास हुए 1.5 साल हो गया, मेरे पति का स्वर्गवास हुए 1.5 साल हो गया, जैसे तैसे अपने घर गृहस्थी का खर्चा चला रही हूं। मेरे ससुर ने और सास ने मुझे यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि यह मनहूस है जो अपने पति को खा गई। घर से निकाल दिया गया। जितना मैं चला सकती थी चला लिया। अब प्रभु जी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं बच पाई है, 2 दिन का आटा बचा है, आगे की क्या व्यवस्था होगी ये भी मुझे नहीं पता। और ये एक बेटी मेरे पास है, इसको पिलाने के लिए मेरे पास दूध के पैसे भी नहीं हैं। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। उसने हमसे कहा कि आप मेरी कुछ मदद करवा दीजिए। मैंने कहा बहन मदद तो मैं करवा देता हूं, लेकिन मैं आपको अभी 1 महीने का राशन दिलाऊंगा, अगले महीने फिर आपको मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप कोई ऐसी व्यवस्था बैठा लीजिए, कोई नौकरी करना शुरू कर दीजिए कि ये बार बार का मांगना छूट जाए। उसने कहा सर मैं कहां जाऊं नौकरी पाने के लिए, कोई मुझे नौकरी नहीं रखेगा, 8वीं क्लास पास हो केवल। मैंने कहा अच्छा 8वीं क्लास पास हो तो अब जरा मुझे बता दो कि तुम रोज रोज मांग के खाना पसंद करोगी या आत्म स्वाभिमान की रोटी खाना पसंद करोगी। उसने कहा साहब अगर स्वाभिमान की रोटी खाने को मिल जाए फिर तो चाहिए ही क्या। मैंने कहा ठीक है बहन, एक काम करो, मैं कहीं फोन करवा देता हूं और तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूं। क्या कोई छोटे काम में नौकरी लगाऊं, शर्म तो नहीं आएगी। बोले साहब मांगने के लिए जब उतारू हो गई हूं तो उससे छोटा काम और क्या होगा। महिला ने हामी भर दी। मैंने एक स्कूल में फोन करवाया और कहा कि आपके यहां पर चपरासी की नौकरी खाली है क्या। बोले साहब हमारे तो पहले से एक एक्स्ट्रा है। मैंने कहा कि एक काम करो, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो भी एक महिला को भेज रहा हूं और उस महिला को अपने यहां पर चपरासी की नौकरी ज्वाइन करवा दो। अगर आपके पास पैसे हो देने के लिए तो दे दीजिएगा, और पैसे ना हो तो 25 रुपया महीना मेरे यहां से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। अब इतना आग्रह कर दिया तो नौकरी रखनी पड़ी। वो महिला नौकरी पर काम करने लगी, चपरासी का काम करने लगी और पहले महीने की सैलरी लेकर के मेरे पास आई और आकर कहने लगी प्रभु जी ये है मेरे पहले महीने की कमाई, मैं चाहती हूं कि पहले महीने की कमाई आपको दे दूं। मैंने कहा बहन
मुझे तो केवल आपका सद्भाव चाहिए। आप एक काम कीजिए अब इसमें से, और काम ये कीजिए कि 2500 रुपये में से 1000 रुपया तो आप बैंक में डाल के आ जाइए और 1500 रुपये में अपने महीने का घर खर्च चला लीजिए। 6 महीने तक उसने ऐसा किया। मैंने उस बहन के लिए 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी। उसने 10वीं का फॉर्म भरा, 2nd क्लास से वो महिला पास हो गई। आगे पढ़ना उसने जारी किया, 11वीं की पढ़ाई की, धीरे धीरे उसने बीए पास किया, बीएड किया, उसके टीचर के रूप में नौकरी लग गई। उसने एमए किया और एमए करने के बाद पीएचडी की पढ़ाई की, और आज वही महिला जो कल तक केवल दर दर की ठोकरें खाया करती थी, आज वही महिला एक सम्मानित कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। यह है अपनी जिंदगी को जंगल का पौधा बनाने का तरीका, कि आदमी अपने पांवों के ऊपर खड़ा हो। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र या छात्रा 10th क्लास पास कर चुके हैं, तो 10th क्लास पास करने के बाद अपने मां बाप से 11वीं की पढ़ाई के लिए पैसे मत लीजिए, बल्कि एलकेजी, यूकेजी, पैप, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों की ट्यूशन कीजिए, और उस ट्यूशन से आने वाले पैसों से अपने 11th क्लास की पढ़ाई की व्यवस्था बैठाइए। जब तक आप 10th क्लास पास ना कर ले, तब तक मां बाप से पैसा लीजिए, अपनी पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, लेकिन 10th क्लास पास होने के बाद इससे 2 फायदे होंगे। आपने जो पढ़ाई की है उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, आपको बीएड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही टीचिंग की कला सीख जाएंगे, और आपका हाथ खर्चा भी अपने आप निकलने लग जाएगा। मां बाप पर जो 10th क्लास के पास की हाई एजुकेशन होती है, और उस हाई के एजुकेशन को पाने के लिए जो लंबे चौड़े खर्चे करने पड़ते हैं, मां बाप को खर्चा उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। मां बाप ने हमें पैदा किया है, जिंदगी भर का कोई ठेका थोड़ी लिया है। मां बाप ने हमें पैदा किया, कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी लिया है कि अब सब कुछ मां बाप ही करते रहेंगे। ट्यूशन कीजिए, अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को इकट्ठा कीजिए, एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों को पढ़ाइए। अरे ज्यादा ना सही 300 रुपया महीना भी एक बच्चे से मिलता है, और 4 बच्चों को पढ़ाते आपको 1200 रुपया महीना मिल गया। महिलाएं भी जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो एमए बीए पढ़ी हुई हैं, अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करो, उनको पढ़ाओ। ऐसा करने से आपने जो पढ़ाई की है वो और परिपक्व होती चली जाएगी, उसका सदुपयोग होगा, आपकी पढ़ाई का सदुपयोग होगा, 2 पैसे की आमदनी भी होगी, बच्चे भी परिपक्व होंगे। सरकारी स्कूलों का हालत तो आपको पता ही है। अब केवल सरकारों के भरोसे नहीं रहा जा सकता, देश की हर नागरिक को जगना होगा। देश के उद्धार के लिए हर नागरिक को सक्रिय होना पड़ेगा। और अगर आप लोग ये काम करते हैं, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मां बाप को भी आपके यहां भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोहल्ले की महिला है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएगा, बच्चा पढ़ लिख करके आ जाएगा, 1 घंटा पढ़ाई करेगा, उनके मां बाप की भी टेंशन कम, आपकी 2 पैसे की आमदनी, और जो आपने पढ़ाई की है उसका सदुपयोग। बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए तीसरा फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले तो अपने परिवार का माहौल अच्छा दीजिए बच्चों को। अपने घर परिवार का माहौल अच्छा बनाइए। अगर आप पति पत्नी घर में आपस में झगड़ते हैं तो बच्चों पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा? एक पिता भूल चूक करके भी अपने मुंह से गाली ना निकाले, क्योंकि गाली निकालने से घर के बच्चे भी गाली निकालना सीख जाएंगे। अच्छा होगा हर घर में एक पुस्तकालय हो, हर घर में एक पुस्तकालय हो, हर घर में इंटरनेट की व्यवस्था हो, ताकि बच्चे अपना अधिक से अधिक ज्ञान वर्धन कर सके। हर घर में लाइब्रेरी हो। चलचित्र कथाएं आती हैं, चलचित्र कथाएं खरीद कर रखिए। घर में अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो बच्चा क्यों बार बार टीवी की तरफ जाएगा? और अगर टीवी रखते भी हैं तो वे चैनल अपने घर में मत आने दीजिए जिन चैनलों के चलते आपके बच्चों पर गलत संस्कार पड़ते हों। अगर हमारे बच्चों पर गलत संस्कार पड़ते हो, वे चैनल अपने घर में मत चलने दीजिए। हमेशा जब भी किसी को बोले, जी कहते हुए बोले, आप कहकर बोले। एक दूसरे को तू, तुम इन शब्दों का उच्चारण करने की बजाय हमेशा सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। अपने बच्चों की पीठ जरूर थपथपाइए। अगर वो थोड़ी सी भी सफलता पाकर के आते हैं, बच्चों की पीठ थपथपाइए, प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि प्रोत्साहन पाने से
एक चींटी भी पहाड़ लांग जाया करती है, ये तो आपके बच्चे हैं। उनकी पीठ थपथपाना मत भूलिए। और याद रखिए, बच्चों को रात को सोने से पहले घर के जो दादा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वे एक काम जरूर करें। रात को सोने से पहले अपने घर के सारे पोते पोतियों को अपने करीब बुला लीजिए, प्यार दीजिए और प्यार प्यार में ही उनको छोटी छोटी कहानियां सुनाइए। बच्चों को कहानियां बहुत प्रिय होती हैं। बच्चों को अगर आप कहानियां सुनाएंगे तो कहानियों के जरिए आप मूर्ख से मूर्ख बच्चे को भी ज्ञानी बना सकते हैं, उनके दिल दिमाग में ज्ञान उतार सकते हैं। बच्चों को पास बैठाइए और पास बैठाकर बताइए कि बेटा, एक था प्यासा कौवा, एक था, सबको याद है ना, प्यासा कौवा की कहानी सबको याद है। कितनों को याद है? जरा हाथ ऊपर उठा के बताइए तो। लगभग सबको याद है। यही चीज तो बता रहा हूं, जो आप लोगों को याद है वही कहानी आपको अपने बच्चों को बतानी है। और कहानी यह है कि एक था प्यासा कौवा, कौवा भटक रहा था, कहीं पर भी पानी न मिल पाया। तभी उन्हें एक घड़ा नजर आया, आधा भरा हुआ था। कौवे ने एक समझदारी का काम किया, कंकर उठाए और उस घड़े में डालता चला गया। ज्यों ज्यों कंकर भरते गए, त्यों त्यों पानी ऊपर आता चला गया। कौवे ने प्यास बुझाई। बच्चों, जैसे कौवे ने मुसीबत की वेला आ जाने पर भी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए परिस्थिति का सामना किया था, ऐसे ही अगर जिंदगी में तुम्हारे सामने भी कभी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो तुम भी इसी तरीके से परिस्थिति का सामना करना। अपने बच्चों को समझाओ, कहानी सुनाओ कि बेटा, एक था शेर, एक था खरगोश। शेर का नियम था कि जंगल में से रोजाना उसके लिए एक जानवर भोजन के रूप में भेजा जाएगा। एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश ने सोचा, मैं आज मारा जाऊंगा, मुझे मरने से पहले अपनी बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। खरगोश को पहुंचना था सुबह 9 बजे नाश्ते में, वो पहुंचा ही नहीं, दोपहर में 2 बजे पहुंचा। शेर को गुस्सा तो आया हुआ ही था। उसने कहा कि अब मैं जंगल के सारे जानवरों को मार खा जाऊंगा। अरे 2 बजे आया, और आया तो भी इतना सा कलेवा नाश्ता। और जैसे ही खरगोश पर टूटने वाला था शेर, कि तभी खरगोश ने कहा, आप मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मार दीजिए, मुझे मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं विलंब क्यों हुआ। हकीकत यह है कि जंगल में एक और शेर मिल गया, वो मेरे पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाते छुड़ाते आप तक दोपहर के 2 बजे पहुंच पाया हूं। आज मैं तो चालाक था, सो आ गया। कल से रोज ऐसे ही विलंब होगा। वो शेर, जंगल का दूसरा शेर, उन जानवरों को पकड़ लेगा। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि पहले आप जाकर के उस शेर को खत्म कर दीजिए। बोले, क्या कोई दूसरा शेर आ गया? बता कहां है? और ये कहते हुए खरगोश आगे आगे चलने लगा और शेर पीछे पीछे चलने लगा। खरगोश पहुंचा एक कुएं के पास। कुएं में उसने झांक कर बताया, ये इसमें है वो शेर। और शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो गरजा, कुएं वाला शेर भी गरजा। शेर भला कब शेर की गर्जना बर्दाश्त कर सकता है? उसने छलांग लगाई। शेर ने जैसे ही कुएं में छलांग लगाई कि खरगोश ने बाहर खड़े होकर ताली बजाई। जैसे ही शेर ने छलांग लगाई कि खरगोश ने बाहर खड़े होकर के ताली बजाई। बच्चों, याद रखना कि जैसे खरगोश ने मुसीबत की वेला आने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुसीबत का सामना किया था, ठीक इसी कदर तुम्हारी जिंदगी में भी मुसीबत आ जाए तो तुम भी इसी तरह से परिस्थितियों का सामना करना। मेरे दादाजी, पड़दादाजी, लड़दादाजी, आप जो भी हैं, अपने बच्चों को ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियां सुनाइए। श्रवण कुमार की कहानी सुनाइए, रामायण की कहानी सुनाइए, महाभारत की कहानी सुनाइए। आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कहानियों के जरिए अपने बच्चों को परोसिए। और बच्चों, याद रखना, आप अगर अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो तो अपने आप को एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति पूरी तरह अपने आप को गंभीर बना लेना। क्योंकि ये जो युग है, ये पढ़े लिखे लोगों का युग है। आज जितनी कद्र पढ़े लिखे लोगों की होती है, उतनी कद्र अतीत में कभी नहीं हुई होगी।
आज की तारीख में कोई भी लड़का एमबीए या इंजीनियरिंग करके कॉलेज से बाद में निकलता है, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था पहले से ही तैयार मिलती है। आज की तारीख में यह प्रगति का युग है, और प्रगति का युग होने के नाते जो व्यक्ति जितना अधिक से अधिक पढ़ाई करेगा, उस व्यक्ति की आने वाले कल में उतनी ही इज्जत होगी। इसलिए बच्चों, अपने आप को शिक्षा के प्रति गंभीर बनाओ और ध्यान रखो, अगर आप बड़े भी हैं ना, तो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बच्चों को भी गंभीर बनाओ, आप भी गंभीर बनो। ममता में अंधे धृतराष्ट्र मत बनो, नहीं तो अपने घर में भी कोई दुर्योधन और दुशासन जैसी संतान पैदा होगी। वरन ममता को अपना आंचल इस तरह फैलने दो कि वो बच्चों के लिए कल्याणकारी साबित हो जाए। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाओ, जहां पर अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाते हों। केवल ये मत देखो कि वो महंगा विद्यालय है, वहां पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाओ जहां पर शिक्षा भी उच्च स्तर की हो और संस्कार भी उच्च स्तर के हों। बच्चों, ध्यान दो, अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दो। यदि आपको लगता है कि आपको कोई चीज याद नहीं रहती, तो 3R का फॉर्मूला अपनाओ। 3R का फॉर्मूला, पहले R का मतलब है रीडिंग। पहला है रीडिंग, किसी भी चीज को अगर याद करना है तो पहले उसको पढ़ लो। दूसरा है रिवाइजिंग, जिसको तुमने पढ़ा है उसको अब रिवाइज भी करो, उसको उथलो पुथलो पुनरावृत्ति करो। जो जो पुनरावृत्ति करोगे त्यों त्यों वो ज्ञान भी आपके दिमाग में चढ़ता चला जाएगा। और तीसरा 3R का फॉर्मूला है, वो R का फॉर्मूला बताता है राइटिंग। रीडिंग, रिवाइजिंग एंड राइटिंग। जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवाइज किया है, उसको अपने हाथों से लिख भी डालो। ऐसा करने से वो ज्ञान आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लगता है याद नहीं रहता, तो पॉइंट बना लो, और पॉइंट का जो पहला अक्षर है उस पहले अक्षर को अलग कर लो, एक वाक्य बना लो और उस वाक्य को अपने दिमाग में याद कर लो। वो एक वाक्य याद हो गया, यानी कि सारे के सारे पॉइंट अपने आप याद हो गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं छंद। छंद में अगर लेते हैं, या माता राजभान सलगा, जिन्होंने भी पढ़ाई की है उनको ये लाइन अभी भी याद होगी। या माता राजभान सलगा, यानी यगण, मगण, नगण, तगण, ये सारे जो छंद के उसूल होते हैं, ये इस एक लाइन में आ गए। जिस व्यक्ति को ये एक लाइन आती है, वो गुरु लघु का सारा ज्ञान अपने पास रखता है। जैसे ले लो 9 रस, श्रीहा करो विभव वियसा। श्री यानी श्रृंगार रस, हा यानी हास्य रस, क यानी करुण रस, रौ यानी रौद्र रस। श्रीहा करो विभव वियसा, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस। 9 प्रकार के रसों को याद करने के लिए केवल उन रसों के, उन शब्दों के पहले अक्षर को हमने अलग कर लिया, उसका एक वाक्य बना करके याद कर लिया। अब वो अगर वो वाक्य याद है, तो वाक्य के याद रहने से क्रमशः सारे के सारे 9 के 9 रस याद रहेंगे। अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा बेहतर तरीके से करते रहो। प्रश्न पहेलियां जरूर सुलझाते रहो बच्चों। ध्यान रखना, प्रश्न पहेलियों को सुलझाने से आदमी का दिमाग बढ़ता है। प्रश्नोत्तरी में हमेशा, अगर आप अंताक्षरी भी खेलते हैं तो अंताक्षरी जरूर खेलें, पर केवल फिल्मी गीतों की अंताक्षरी न खेलें। शब्द ज्ञान की अंताक्षरी खेलें, जिससे कि आपका ज्ञान और ज्यादा बढ़ सके। एक बात का और ध्यान रखें, और वो ये है कि फॉर्मूला दे रहा हूं, और वो फॉर्मूला है लगातार अभ्यास का। लगातार 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 अगर कोई चीज को करते चले जाओ, तो भाई लगातार करते 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 तो कुएं की मेड़ पर भी, वहां पर भी वो पत्थर घिस जाया करता है, वहां पर भी दाग हो जाते हैं। जब घिसते घिसते कोई पत्थर गोल हो सकता है, तो लगातार लगातार करते करते कोई भी ज्ञान हमें आत्मसात क्यों नहीं हो सकता। लगातार 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 हमेशा अपने आप को लगाए रखो। 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर दो, फिर चाहे वो 12 घंटे दिन के हो चाहे वो रात के हो, लेकिन 12 घंटे जो व्यक्ति, जो छात्र अपने टैलेंट के लिए लगाएगा, अपनी पढ़ाई के लिए लगाएगा, वो निश्चित तौर पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होगा।
फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होगा अगर वो 12 घंटे अपने लगाता है तो। लगातार अभ्यास। याद कीजिए वो घटना, जिस घटना में कहते हैं कि अर्जुन जगा रात को, और रात को जगते ही उसने देखा कि उसका बड़ा भाई भीम पास में है ही नहीं। अमावस की रात ढूंढने के लिए निकला अपने भाई को कि कहीं कोई दुर्योधन ने फिर कोई चाल न चल ली हो। अर्जुन निकला अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते आखिर रसोई घर में भीम मिल गया, खा रहा था। अर्जुन वहां पहुंचा, पूछा भीम भैया? बोले हाँ भाई मैं यहां हूं रसोई घर में। बोले यहां क्या कर रहे हो? बोले कलेवा कर रहा हूं, नाश्ता कर रहा हूं, भूख लग गई, रात को सोए सोए सो आ गया यहां पर नाश्ता करने के लिए। अरे भैया इस घोर अंधकार में तुम खाना कैसे खा पाते होगे? तो उसने कहा लगातार अभ्यास के कारण खाना आराम से खा लेता हूं। रात को रोजाना यहां आता हूं, रोजाना माल खाता हूं, फिर जाके सो जाता हूं। लगातार खाने का अभ्यास रहा है, इसके चलते आराम से अमावस की रात को भी आराम से खा लिया करता हूं। उसने कहा लगातार अभ्यास, बस लगातार अभ्यास। अर्जुन के दिमाग में शब्द घुस गया, लगातार अभ्यास से जब मेरा भीम भैया खाना आराम से खा सकता है तो लगातार अभ्यास से ये अर्जुन तीर चलाने में, तीरंदाजी में उस्ताद क्यों नहीं हो सकता? बस चला गया, तीर कमान उठाया और अंधेरे में ही लक्ष्य संधान करने लगा। गुरु जगे और उन्होंने सोचा रात को 2-3 बजे कौन छात्र जगा है, किसने ये तीरंदाजी शुरू कर दी है? गुरु जी भी संभल कर आए, आगे जाकर देखा तो अर्जुन तीरंदाजी कर रहा था। गुरु ने पूछा द्रोणाचार्य ने कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले तीरंदाजी कर रहा हूं। बोले मैंने तो तुम्हें अभी तक अंधेरे में तीर चलाना नहीं सिखाया। बोले हाँ गुरुदेव आपने तो नहीं सिखाया, लेकिन भीम भैया के शब्दों ने प्रेरणा जगा दी। बोले क्या कहा भीम भैया ने? बोले लगातार अभ्यास से जब खाना वो खा सकते हैं तो लगातार अभ्यास से मैं तीरंदाजी में उस्ताद क्यों नहीं हो सकता? बस भीम भैया के शब्द मुझे लग गए और भीम भैया के शब्द लगते ही मैंने तीरंदाजी का काम शुरू कर दिया। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान में संतोष मत करो। गुरु ने जितना ज्ञान दिया है उसको और आगे से आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ खुद अपने द्वारा जगाओ। और अगर हम इस तरह का पुरुषार्थ जगाते हैं तो ही अपन लोग ज्ञान में और आगे से आगे बढ़ पाएंगे। याद रखना बच्चों, कभी अगर असफल हो भी जाओ, हार भी जाओ, तब भी अपने जीवन में हार मत मानना। गिरना इंसान के हाथ में है, गिर जाया करता है, लेकिन गिर गिर करके वापस उठ जाना, संभल जाना, यही इंसान की सफलता की आत्मा बना करता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना टैलेंट पहचानना चाहिए, अपनी अपनी प्रतिभा पहचाननी चाहिए और उसको तराशने के लिए जो जो भी तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों को